नमस्कार, आदाब। मैं आपके साथ काशिफ जैदी। आज मौजूद है हम लखनऊ के घंटा घर में, जहां पर हम एक संवाद करने आए हैं युवा नेता से। युवा राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसने देश के कई दिग्गज खिलाड़ियों को पैदा किया। लालू यादव से लेकर के नीतीश कुमार से लेकर के राजा भैया से लेकर धनंजय सिंह, ये सब ही नेता जितने भी व्यक्ति थे, ये सब युवा राजनीति से निकल के आए हैं। ऐसे ही हमारे साथ मौजूद हैं आर्यन मिश्रा जी, जो कि युवा राजनीति कर रहे हैं और ये कांग्रेस पार्टी के स्टेट NSUI के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनसे हम एक खास बातचीत करना चाहते हैं और एक यूथ की जो पॉलिटिक्स में जो यूथ पॉलिटिक्स कवर कर रहा है, जो यूथ पॉलिटिक्स एस्पायर करना चाह रहा है, उसके बारे में इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये अपना नेता राहुल गांधी जी को मानते हैं, तो हम आइए इनसे खास संवाद करते हैं। आर्यन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे मुझे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का मौका दिया। तो आर्यन जी, पहला सवाल आपसे ये कि कांग्रेस ही क्यों और राहुल गांधी जी ही को क्यों आपने चुना? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक परिवार है, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है। इसमें समूचा देश, इसने इस देश की आजादी में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया। त्याग, तपस्या, बलिदान की ये पार्टी रही है। इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, नेहरू जी हो, इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। नेहरू जी सबसे ज्यादा समय तक जेल में रहे, इंदिरा जी ने छाती पे गोलियां खाई, राजीव जी को बम से उड़ाया गया, सोनिया जी पे इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, राहुल जी का मजाक बनाया गया, प्रियंका जी ने भरपूर संघर्ष किया। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो बूथ लेवल से लेकर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हैं, पूरे परिवार को जला दिया गया था बचपन में। आप सोचिए कि उस पार्टी ने हमेशा से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया है, कांग्रेस को बढ़ाया है, देश के मुद्दों को उठाया है, जनता के मुद्दों को उठाया है। और कांग्रेस पार्टी क्यों? कांग्रेस पार्टी इसलिए कि कांग्रेस कभी भेदभाव नहीं करती, कांग्रेस कभी जाति धर्म देख के आपको न्याय नहीं दिलाती। जहां जहां इस पूरे देश में अत्याचार अन्याय हुआ है, मैं मुझे बड़े गर्व से कह सकता हूं कि वहां पर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी उस पीड़ित के आंसू को पोंछने गए हूँ। राहुल गांधी जी जो जाति जनगणना की बात को लेकर के बहुत ही मुखरता से हैं और सरकार को जहां तक कि मानना पड़ गया जाति जनगणना को लेकर के, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कोई पहला मुद्दा नहीं है जो राहुल जी ने अड़ी खोल के उठाया हो, सरकार को मानना ना पड़ा हो। राहुल जी ने कहा था किसान के जो 3 काले कानून है सरकार को वापस लेने होंगे। सरकार उस टाइम अहंकार में थी कि वापस नहीं लेंगे, लेकिन आखिरी में उसको घुटने के बल टेकना पड़ गया। किसान के लिए आप बॉर्डर पे कील लगाओगे, लेकिन देश में आतंकवादी घुसाएंगे, उस पर चर्चा नहीं करोगे। और जो सवाल करेगा वो देश विरोधी हो जाएगा, खालिस्तानी हो जाएगा, पाकिस्तानी हो जाएगा। तो यही नए भारत की कल्पना मोदी जी ने करी थी? क्या यही युवा देश की बात मोदी जी ने करी थी कि जिस लोकतंत्र में सवाल ना हो वो लोकतंत्र कैसा? आप विपक्ष को दबाने का प्रयास कर रहे हो। और राहुल जी ने हमेशा से गरीब मजदूर, गरीबों की आवाज को उठाया, दलितों की आवाज को उठाया, पिछड़ों की आवाज को उठाया, जिनकी आवाज को इस प्रदेश में, इस देश में दबाया जाता है। राहुल जी मजबूती से उसके साथ खड़े। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत कैसा होगा, आप कैसी मंशा करते हैं? निश्चित रूप से देश में बेरोजगारी समाप्त होगी, छात्रों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होगी, अच्छी रोडों का निर्माण होगा। हमें हमारा पुराना वाला हिंदुस्तान लौटा दीजिए। जैसा कि आपने कई बात करी, ये बताइए बेरोजगारी जो है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? राहुल गांधी जी लोकसभा में मजबूती से इस मुद्दे को उठाते हैं, देश के नेता प्रतिपक्ष होने के नाते। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डाटा कहता है कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है इस देश में। भुखमरी में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे भारत आ चुका है। शिक्षा में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसे तमाम विश्वविद्यालय और महाविद्यालय है जहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, जहाँ पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है। करोड़ों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है और पैसा कहाँ जा रहा है? देश में 3 उद्योगपति हैं, अडानी, अंबानी और नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, डमी है। सरकार अडानी अंबानी चलाते हैं। ये तो सीधा जो राहुल जी कह रहे हैं आप वही दोहरा रहे हैं। निश्चित ही राहुल जी का कार्यकर्ता हूँ, टंकी की चोट पर सवाल करूंगा। लोकतंत्र है, मैं डरने वाला नहीं हूँ। आप चला दीजिएगा मेरे घर में बुलडोजर। वैसे भी 9 मुकदमे सरकार ने मेरे पर लाते हैं, मेरे नेता 32 मुकदमे लाते हैं।
तो राजनीति में मुकदमा एक तोहफा होता है और जेल अस्थायी घर होता है। राहुल गांधी जी कह रहे थे कि ये सारे मुकदमे मेरे लिए मेडल हैं, उसी तरह के आपके लिए भी ये मेडल और ट्रॉफी है। निश्चित ही जनता की आवाज को उठा रहे हैं। अगर सरकार मुकदमा लगाना चाहती तो मुकदमा लगाए, जेल भेजना चाहती है जेल भेजे, फांसी चढ़ा दे फांसी चढ़ा दे। अगर सच बोलना बगावत है तो हम बागी हैं। जी, सच बोलना बगावत है तो आप बागी हैं। ये बताइए, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, देश की राजनीति कहा जाता है, दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से गठबंधन है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कांग्रेस की बात करते हैं। देखिए, मैं पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। ये मेरा फैसला नहीं है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा कि गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, अजय राय जी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की हर जनता की आवाज को उठा रही है। चाहे आप संभल की घटना देख लीजिए, हाथरस की घटना देख लीजिए, मुजफ्फरनगर की घटना देख लीजिए, लखनऊ की घटना देख लीजिए, बरेली से लेकर बदायूं तक, लखनऊ से लेकर नोएडा तक और गाजियाबाद से लेकर बनारस तक, जहां जहां इस प्रदेश में अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आदरणीय अध्यक्ष जी अजय राय जी वहां पहुंच रहे, उस पीड़ित की आवाज को उठाने पहुंच रहे हैं। आप देखिए, पहलगाम में हमला होता है, शुभम द्विवेदी जी कानपुर के रहने वाले, वो शहीद हो गए थे वहां पर। वहां पूरे देश का नेता कोई नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पहुंचे, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। तो ऐसा क्यों? जानते हैं कि शहादत क्या होती है। राहुल जी जानते हैं शहादत का दर्द क्या होता है, क्योंकि उनके पिताजी, उनकी दादी, उनके बाबा, सबने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। आप उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अपने आप को छोटा सा कार्यकर्ता मानते हैं, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में आप भविष्य देख रहे हैं अपना। हमें ये बताइए, योगी जी पर आपकी क्या राय है? योगी जी एक असफल और कायर मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के। कायर क्यों? डरते हैं सवालों से। निकलिए पास करें 10 बार से और तेरे धरातल की स्थिति पे जाइए, जमीन पे जाइए और जनता से संवाद करिए, आपको स्थिति समझ में आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में एक फोटो जीवी है, फोटो मंत्री ब्रजेश पाठक, वो एक ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन करते हैं। सोचिए उनकी हैसियत क्या है। स्वास्थ्य सुविधा इतनी बदतर हो चुकी है, केजीएमयू, पीजीआई, राममनोहर लोहिया, पूरे प्रदेश में जितने मेडिकल कॉलेज है वहां मरीज तीमारदास जमीन पे लेटे हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फोटो में मस्त रहते हैं। निरीक्षण करने पहुंचते तो कैमरामैन पहले पहुंच जाता है वहां पर कि इनकी फोटो अच्छी आनी चाहिए। तो पूरी सरकार ढकोसलेबाजी पे टिकी हुई है। नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं, सबसे कार प्रधानमंत्री हैं। जो ट्रम्प के सामने झुक गया, कहता था कि 56 इंच सीना है, लाल आंख दिखाएंगे और ट्रम्प भाग जाएंगे, पाकिस्तान डर जाएगा, सीज फायर। ट्रम्प ने 10 बयान दिए कि व्यापार के समझौते से, कल भी दिया है, 2 बयान दिए कल, टोटल 10 बयान हो चुके हैं। उसमें एक भी टिप्पणी नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं आई? 56 इंच सीना कहाँ गया, लाल आंख कहाँ गई, सीज फायर क्यों किया? आप क्या मांग रखना चाहते हैं मोदी जी से? मोदी जी चाहते हैं कि वो सीधा आंख दिखाए इंदिरा गांधी जी की तरह? नहीं दिखा पाएंगे, इंदिरा गांधी बना दिया था, तो इंदिरा गांधी होना आसान नहीं है। ये बताइए आर्यन जी, आपने पहलगाम पर अभी चर्चा की, पाकिस्तान ने एक जघन्य अपराध किया जिसकी हम सब ने आलोचना की। कांग्रेस पार्टी का भी प्रतिनिधिमंडल सरकार के साथ साथ विदेश गया अपने देश का पक्ष रखने, हालांकि पार्टी या सरकार का नहीं, देश का पक्ष रखने गया। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, 2 बातें हैं। जब पहलगाम हमला होता है तो प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब में थे और राहुल गांधी जी अमेरिका दौरे पे थे, दोनों विदेश में थे। दोनों भारत लौटते हैं। प्रधानमंत्री जी बिहार में चुनावी रैली करते हैं, 24 घंटे भी नहीं होते हैं, नीतीश कुमार के साथ मन साझा करते हैं। और वहीं राहुल गांधी पहलगाम में जाते हैं, जो शहीद हुए हैं उन पीड़ित से मिलने जाते हैं। लेकिन अभी राहुल गांधी जी कानपुर आते हैं शुभम द्विवेदी से मिलने, प्रधानमंत्री जी नायडू जी क्या जाते हैं रैली करने, अडानी से मिलने जाते हैं, मुंबई जाते हैं बॉलीवुड की हस्तियों से मिलने, वेव समिट। तो सोचिए किसके लिए चुनाव महत्वपूर्ण है, किसके लिए देश महत्वपूर्ण है। उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाया था और प्रधानमंत्री जी बिहार में चुनावी रैली कर रहे थे। इससे शर्मनाक और क्या होगा इस देश के लिए? सीज फायर क्यों किया, जनता जानना चाहती है। पूरा विपक्ष और पूरा देश तैयार था, सेना तैयार थी, हिंदुस्तानी तैयार थे कि घर में घुस के मारेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी डर गए, झुक गए ट्रम्प के सामने। ऐसा क्यों? ऐसी क्या मजबूरी? आपका क्या मत है कि सीज फायर या फिर युद्ध को नहीं रोकना चाहिए था? सबसे पहले तो पूरा देश और पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था। सारी बिरादरी, सारी जातियां, सब धर्म जात को छोड़ के एक हिंदुस्तान के साथ, प्रधानमंत्री के साथ खड़े हो गए थे कि ये समय है आतंकवाद को खत्म करने का, ये समय है मुंहतोड़ जवाब देने का। तो प्रधानमंत्री जी ने सीज फायर क्यों किया और ट्रम्प के कहने पे क्यों किया? क्या भारत सक्षम नहीं है? मध्यस्थता, मतलब आप कह रहे हैं मध्यस्थता की जरूरत नहीं थी? नहीं थी, घर में घुस के मारना था। उन्होंने हमारी कितनी बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया और आप कहते हो ऑपरेशन सिंदूर। बड़ी बड़ी होल्डिंगें चौराहों पे लगाते हो,
आपको शर्म नहीं आती? उसमें सेना की तस्वीर गायब है, उसमें भारत तिरंगा गायब है, नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी फोटो दिखती है उसमें सेना कहाँ है? मुझे बताइए ना। जिसने ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया वो सेना कहाँ है? बीजेपी वाले कह रहे हैं तो कि सफल ऑपरेशन हुआ, और सेना ने सफल अभी 2 ऑपरेशन दिन किया। पहले कह रहे थे कि घर में सिंदूर भिजवाएंगे, अब देखिए आज न्यूज आई है कि नहीं भिजवाएंगे। जहां नए घर अगर भिजवाएंगे तो घर की महिलाएं तैयार थी, इस बार घर के बुजुर्ग तैयार थे डंडा लिए कि स्वागत करेंगे इस बार। मतलब आर्यन जी, आपको सेना पर पूरा विश्वास है, सरकार पर नहीं ये है? सेना पे तो पूरा विश्वास है, हमेशा से रहा। सेना ने हमेशा इस देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाया है। अगर सवाल और संशय किसी पे है तो मोदी की नीयत पे है और उनकी नीति पे है। ना मोदी की नीयत सामने, ना नीति, दोनों पे संशय है। 10 साल में नरेंद्र मोदी ने कोई काम नहीं किया, इस देश को बेचा है, रेल बेचा, तेल बेचा, बेचा अपना ईमान। मोदी जी मित्रता में इतना चूर हो गए कि बेच दिया पूरा हिंदुस्तान। काफी गंभीर आरोप लगा रहे हो आप, आक्रोशित दिख रहे हैं इस सरकार के प्रति, ऐसी क्या बात है? पीड़ित हूँ, पढ़ा लिखा युवा हूँ, नरेंद्र मोदी से ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, दर्द इस बात का है। नरेंद्र मोदी दिखाए डिग्री अपनी क्या है, मैं दिखाने को तैयार हूँ। क्या दिखाएंगे? समय उनका, चौराहा उनका। कहते हैं पकौड़ा तलो, नई स्कीम लाते हैं पकौड़ा तलो। अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का सचिव बनेगा, राजनाथ सिंह का बेटा विधायक बनेगा, लेकिन देश का युवा अग्निवीर बनेगा। ऐसा दोगले चरित मोदी चलेगा नहीं। देश की जनता बहुत समझदार है, सब जाग चुकी है। आपने कितने वादे किए थे कि 10 मेरी सरकार बना दीजिए, भाइयों बहनों मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए, 10 साल में आपको पूरा भारत बदल देंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 11 साल से इनकी सरकार है, मतलब 22 करोड़ रोजगार होने चाहिए। आंकड़ा जारी करिए। आपने कितने यूनिवर्सिटी, कितने मेडिकल कॉलेज, कितने एम्स बनाए, कितने रोडों का निर्माण किया, बताएं। बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, किसानों की फसल के दाम पे चर्चा करिए ना, असलियत सामने आ जाएगी। इनका रिपोर्ट कार्ड तैयार करिए। ये हर चीज में फेल हो चुके हैं। आर्यन जी, जैसा आप देखते हैं सरकार की कई चीजें हैं जो आती रहती हैं, जाती रहती हैं, मीडिया के ऊपर आपकी क्या राय है? देश की आज जो मीडिया है, 2 मीडिया है इस देश में, एक गोदी मीडिया, एक निष्पक्ष मीडिया। गोदी मीडिया बैठती है नोएडा में और निष्पक्ष मीडिया टहलती है सड़कों पे। जैसे आप निष्पक्ष लगते हैं मुझको, लेकिन शायद आपके अंदर भी दम नहीं कि नरेंद्र मोदी से सवाल कर सके। पहला ऐसा प्रधानमंत्री मैंने देखा है कि 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने नहीं करी है, जनता के मुद्दों के सवालों से जवाब नहीं दिया है, मीडिया के सामने आकर रूबरू नहीं हुए हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो हम सवाल भी करेंगे, वो करेंगे नहीं, आप सवाल कर नहीं पाएंगे। न नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ना आप सवाल करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस देश का प्रधानमंत्री सवालों से डरता है, क्योंकि जानता है कि मैंने कोई काम तो किया नहीं है, ढकोसलेबाजी करी है, धर्म जात में उलझाया है, हिंदू पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, मंगलसूत्र, वेज बिरयानी, नॉन वेज बिरयानी बात करते हैं वो। सुन लीजिए, एक बहुत बढ़िया मुद्दा है। ऑपरेशन सिंदूर वो बता रहे थे कि घर का सिंदूर भिजवाएंगे। क्या नरेंद्र मोदी बताएंगे कि अपनी पत्नी को सिंदूर भिजवाएंगे कि नहीं भिजवाएंगे? यशोदा बाई को सिंदूर भिजवाएंगे कि नहीं भिजवाएंगे? हिंदू धर्म में जब 7 फेरे लेते हैं तो कस्में खाते हैं कि आपके आखिरी दम तक आपका साथ देंगे, 7 जन्मों का साथ देंगे। तो इन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया है, और सिंदूर भिजवाने की जरूरत क्या है? आप मुझे बताइए ना। तो बहुत सारे सवाल हैं इसका जवाब ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास है, ना उनके आका और इस देश के कायम प्रधानमंत्री के पास है। आर्यन जी, जैसा कि आपने एक बहुत बड़ी डिबेट ऐसे और छेड़ दी वेज और नॉनवेज को लेकर के, तो आपकी क्या राय है कि वेज खाना चाहिए या नॉनवेज खाना चाहिए, या जिसकी देखिए सभी का खून शामिल है कि मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, सिख भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा, वो क्या पहनता क्या नहीं पहनता, क्या खाता क्या नहीं खाता, इस पर मैं टिप्पणी क्यों करूं? ना सरकार टिप्पणी करनी चाहिए। सरकार को जो असली मुद्दे हैं, देश की जनता के मुद्दे हैं, चर्चा तो उस पर होनी चाहिए। उस पे चर्चा नहीं हो रही है और आप चाहते हैं काफी और गहन चर्चा हो। निश्चित रूप से इस देश के प्रधानमंत्री को उस पर सवाल करने चाहिए, जनता के मुद्दों पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि जनता के मुद्दे बड़े हैं। अगर जनता से सरोकार प्रधानमंत्री का नहीं है तो शायद मैं समझता हूँ कि नैतिकता के आधार पर नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आर्यन जी, एक बात बताइए, आप युवा भी हैं, छात्र भी हैं, राजनीति भी कर रहे हैं, ये राजनीति और छात्र नेता ये और पढ़ाई एक साथ कैसे चल पा रही है? आप बैलेंस कैसे कर पा रहे हैं? छोटा सा व्यापार भी करता हूँ। अब व्यापार, तीनों चीज आप बैलेंस कैसे कर पा रहे हैं?
सब भोलेनाथ का आशीर्वाद है। इतनी शक्ति दी इन्होंने मुझमें कि मैं पढ़ाई भी करता हूँ, लड़ता भी हूँ, राजनीति भी करता हूँ, व्यापार भी करता हूँ। तो तीनों एक साथ बैलेंस करने में दिक्कत नहीं आती है कभी? कभी कभी संघर्ष ज्यादा होता है, लेकिन जब रात में सोता हूँ तो सुकून की नींद आती है कि मैंने दिन में मेहनत करी है, मेहनत कर किसी का पैसा नहीं मारा है, अपने दम पे बना हूँ। जितना भी आज तक मैं हूँ अपने दम पे हूँ। ये पैसा नहीं मारा है, ये कटाक्ष अडानी जी पर तो नहीं था आप बहुत समझदार पत्रकार मुझे लगते हैं। कि व्यापार भी कर रहा हूँ लेकिन पैसा नहीं मार पैसा नहीं मार रहा हूँ। किस पर कटाक्ष था? आपने नाम खुद ही ले लिया, मैंने तो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हिंदुस्तान का पैसा किसने मारा है? अडानी अंबानी ने मारा है, नरेंद्र मोदी ने मारा है। जब ये हटेंगे प्रधानमंत्री से ना तो ऐसी जांचें होंगी कि जो झोला लेके चाह रहे थे झोला लेके चले जाऊंगा। आपके नेता के नेतृत्व में? हमारे नेता के नेतृत्व में ऐसी जांच होगी कि नरेंद्र मोदी के पसीने छूट जाएंगे और भागने की जगह नहीं मिलेगी। मैं बता रहा हूँ आपको। आर्यन जी, कुछ आखिरी सवाल आपसे। जहाँ पर एलयू में आप छात्र राजनीति कर रहे हैं, वहाँ पे कई विचारधारा के लोग होंगे, उनके साथ आप बैलेंसिंग कैसे कर पाते हैं और कन्विंस कैसे कर पाते हैं अपनी बातों को? देखिए, मेरी अपनी एक विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। गांधीवादी। हम लोग गांधीवादी लोग हैं। हम लोग देखिए लड़ने वाले लोग नहीं है। हम लोग अपने सवालों पर लड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, मुद्दों पर लड़ते हैं, जनता के छात्रों के मुद्दों पर लड़ते हैं। अगर छात्र परेशान है तो समझ लो एनएसयूआई परेशान है। और सबसे दमदारी से मैं कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि एनएसयूआई इस देश में सबसे मजबूत छात्र संगठन है। सबसे अगर किसी के पास संख्या है तो एनएसयूआई के पास है। सबसे तो हौसला किसी के पास हो तो एनएसयूआई के पास है। एनएसयूआई हमेशा से छात्रों के मुद्दों पर चर्चा करती है, बात करती है, संवाद करती है, किसी में भेदभाव नहीं करती है। वो किसी भी समुदाय का हो, अगर वो छात्र है, उसको परेशानी है तो एनएसयूआई डंके की चोट पर उसके साथ खड़ी है। देखिए आर्यन जी, आई एनएसयूआई ये बहुत पुराना नारा है और मैं सोशल मीडिया पे देखता आया हूँ, सुनता आया हूँ, पढ़ता आया हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक नेता आप समझ सकते हैं कि वो सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं हर चीज को लेकर, रौनक खत्री जी, उन पर आपकी क्या है? और आई एनएसयूआई को लेकर के वो बयान देते रहते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में एनएसयूआई का परचम उन्होंने लहराया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के आज अध्यक्ष हैं, वो मजबूती से दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की आवाज को उठा रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में जितने बड़े पैमाने भ्रष्टाचार चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने नकल कसने का कार्य किया है। तो रौनक खत्री जी एक बहुत शानदार छात्र भी है, छात्र नेता भी है, अध्यक्ष भी है, और उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। और एक आखिरी सवाल आपसे, आज का जो युवा है उसको आर्यन मिश्रा जी क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो संदेश ये है कि फैक्ट पे बात करना शुरू कर दीजिए, सच्चाई की बात करना शुरू कर दिए। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए, भाजपा की आईटी सेल से बाहर निकलिए कि उन्होंने कह दिया कि आज दिन है तो दिन है, रात है तो रात, रात है तो रात है, दिन है तो दिन है, जो कह देंगे वो मान लिया जाएगा। आप एक युवा है, पढ़े लिखे युवा है, तो कहीं ना कहीं आपको पहली बात तो ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। आजकल की जनरेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन किसी के लिए भी अच्छी चीज नहीं है, चाहे वो जर्नलिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, निश्चित रूप से फील्ड का आदमी हो। अज्ञान व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिस तब तक उसको ज्ञान नहीं होगा किसी भी चीज का, किसी भी फील्ड का, वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है। किताबें पढ़ना शुरू करें, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें। सही, अगर आप उसमें न्यूज को देखा है तो पहले उसके फैक्ट पे बात करें, पहले फैक्ट चेक करें, पहले फैक्ट चेक करें सच्चाई क्या है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी तब तक कुछ अच्छा नहीं होगा। आप तो जर्नलिज्म के भी माहिर लगते हैं। नहीं, मैंने जो फैक्ट, मिस इन्फॉर्मेशन, मैं तो विधि का छात्र हूँ, लॉ के छात्र हूँ। मैं तो कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। एक तरफ मोदी जी की डिग्री होगी, एक तरफ मेरी डिग्री होगी, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। उन्होंने चाय नहीं बेची होगी, मैं चाय बेचता हूँ। छोटा सा व्यापार है, क्या करूँ? रोजगार मिलेगा नहीं, 9 मुकदमे सरकार ने लगाई दिए, जेल कब हो जाए पता नहीं, बुलडोजर कब चल जाए पता नहीं। राहुल गांधी का सिपाही हूँ, सच बोलता हूँ। यही सबसे बड़ा गुनाह हो सकता है शायद आज। आर्यन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बात और, आप हमारे दर्शकों से, अपने दर्शकों से अपील कर दीजिए हमारे चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए। आप निष्पक्ष पत्रकार लगते हैं, आप ऐसे रिपोर्टिंग करते रहिए, जनता के बीच जाइए। जो छात्रों के मुद्दे हैं, युवा के मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, उसको मजबूती से उठाइए। और डरने की जरूरत नहीं है। देश का प्रधानमंत्री और देश की सरकार आपको डराएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप निष्पक्ष पत्रकारिता करिए। अगर कांग्रेस गलत है तो आप कांग्रेस सवाल करिए, और भाजपा गलत है तो भाजपा सवाल। मैं तो किसी दल से जुड़ा नहीं हूँ, मैं सबसे सवाल करूंगा और सबसे जवाब मांगूंगा। ये बिल्कुल आपकी खूबसूरती, तो ये आपकी खूबसूरती है कि आप इस ऐसे देश में इस टाइम ऐसी परिस्थिति बनी हुई है जहाँ गोदी मीडिया चरम पर है। वही गोदी मीडिया जिसने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया था एक रात पहले, और जब फैक्ट खुला तो सच्चाई सामने आ गई। तो उस मीडिया से आप दूर रहिए, सच्चाई पे बात करिए। आपको भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।
ये थे हमारे साथ आर्यन मिश्रा जी, काफी आक्रोशित लग रहे थे। खुद को राहुल गांधी जी का सिपाही बताते हैं, गांधीवादी बताते हैं, नेहरूवादी बताते हैं, और तमाम मुद्दों पर जैसे खुल करके बात करी जाती है वैसे एक एक परतें जो है राजनीति को लेकर के इन्होंने खोली। छात्र राजनीति को लेकर के काफी अच्छी और काफी गहन चर्चा हुई। इनके भी भविष्य की हम उज्जवल भविष्य की हम शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। हमारा किसी दल या किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, मगर हर युवा का एक ब्राइट फ्यूचर हो ये हम चाहते हैं। ऐसी ही किसी अलग शख्सियत के साथ किसी अलग जगह पर मिलते हैं हम आपसे। कैमरामैन ताबिश रहमान के साथ काशिफ जैदी, लखनऊ।